धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है दोस्तों, आप सबका फिर से यूपी उत्कर्ष चैनल पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सबकी दीपावली जो है दोस्तों एकदम अच्छी गई होगी, है ना। तो फिर से वापस आ जाते हैं बैक टू पवेलियन। हम लोग पढ़ाई करते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दे भाई कौन कौन आ चुका है। जल्दी जल्दी भैया अटेंडेंस लगा दो सारे लोग, कौन कौन आ चुका है भाई। फिर हम लोग अपने सेशन को दोस्तों शुरू करते हैं। फटाफट आ जाइए। नमस्कार, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। अच्छे हैं। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 4 बज चुका है और 4 बजे से हम लोग की ईवीएस और साइंस की क्लास दोस्तों शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ईवीएस और साइंस की क्लास हम लोग की 4 बजे से शुरू हो जाती है और 4 से 5 हम लोग की क्लास चलती है, 4 से 4:50 चलती है, जिसमें हम लोग ईवीएस और साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू करने का मतलब उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि बस क्वेश्चन आंसर लगाए और आगे बढ़े, नहीं, एक कंप्लीट जानकारी हम लोग प्राप्त करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो उसी जानकारी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जरा क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने का कोशिश किया करिए। ये नहीं कि सर क्वेश्चन दिए तो सर ही बताए आंसर, नहीं, आप लोग कमेंट करें, आप लोग आंसर को बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन, जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है। कोई भी जीव का जो शरीर होता है उसमें आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है। जीन होती है, गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है या केंद्रक होता है। चलिए कमेंट करिए फटाफट कि जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है। आनुवंशिकता के फादर, तब तक मैं आपको बताता हूँ आनुवंशिकता के फादर दोस्तों कौन है। तो मेंडल साहब को बोला जाता है। किसको बोला था? मेंडल साहब को, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ओके सर। देखिए हमारे मदर फादर की जीन हमारे अंदर आई है किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। तो डीएनए एक्चुअल में एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और डीएनए के अंदर दोस्तों जीन उपस्थित होती है और यही जीन सूचनाओं को, लक्षणों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने का दोस्तों काम करती है। तो कहने का मतलब सीधा है कि डीएनए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई अगर आप देखेंगे तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है तो उसे जीन कहते हैं। डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों कहते हैं जीन। ठीक है, तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कहते हैं जीन, याद रखिएगा। चलिए, तो जीन शब्द किसने दिया था? सबसे पहले ये भी पूछ लेता कभी कभी, तो जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द को सबसे पहले दिया था। तो डीएनए के अंदर जो सूचनाएं इनकोडेड होती है, जो लक्षण इनकोडेड होते हैं, वो सब जीन के फॉर्म में होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपकी हर चीज़ के लिए एक जीन पाई जाती है आपके डीएनए में, और आपके अंदर जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो जीन है, वो जीन जो होती है वो सूचनाओं को, लक्षणों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने का दोस्तों क्या करती है? काम करती है। तो कहने का मतलब सही जवाब दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन ए। बाकी गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र केंद्र में एक तरीके से, गुणसूत्र के अंदर ही दोस्तों डीएनए होता है। सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, चलो डीएनए क्या है? तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होती है और ये तीनों चीजें कहाँ होती है? तो केंद्र के अंदर होती है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या उम्र के साथ घटती, उम्र के साथ बढ़ती, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। अच्छा क्वेश्चन है, फंसाऊ है, जवाब दीजिए, कोशिश करिए कि जवाब दे पाए इसका। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या उम्र के साथ घटती है, उम्र के साथ बढ़ती है, स्थिर रहती है या वजन के साथ बढ़ती है। कमेंट करिए। वेरी गुड। ए बी सी भी दे रहे हैं कुछ लोग। सी ज्यादा लोगों का आ रहा है, इसका मतलब सी सही है क्या? मुझे ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। तो गुणसूत्र, तो कह रहे गुणसूत्रों की संख्या। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र होता है वो होता कितना है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें, सबके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मानव के अंदर बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 पेयर, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव के अंदर, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र मेल और फीमेल के सेम होते हैं।
जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र मेल और फीमेल के क्या है, सेम है। तो अंतर कौन करता है, तो अंतर करता है 23rd पेयर। 23rd जो जोड़ा होता है दोस्तों, 23rd पेयर जो होता है ये एक तरीके से अलग करता है। ये मेल में क्या हो जाता है, तो मेल में हो जाता है XY, और फीमेल में क्या हो जाता है गाइज, तो फीमेल में हो जाता है XX, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि 23वां जोड़ा जो है ये लिंग का निर्धारण करता है। बाकी 22 जोड़े गुणसूत्र सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रजाति, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा स्थिर रहती है। ऐसा नहीं कि वजन बढ़ गया गुणसूत्र बढ़ गया, वजन घट गया गुणसूत्र घट गया, ऐसा नहीं होता भाई। स्थिर रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में स्थिर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गाइस, आ जाओ। लड़की में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है, घोंघा, कनखुजरा, ऑक्टोपस या सीप? इनमें से मोलस्का का जंतु कौन सा नहीं? मोलस्का क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। चलिए, तो इनमें से ऑक्टोपस का उदाहरण नहीं है। ऑक्टोपस, पहली बात तो जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी जंतु, एक होता है वर्टिब्रेट कशेरुकी जंतु, ठीक है। दो प्रकार के जंतु होते हैं, अकशेरुकी और कशेरुकी, क्लियर है। बेसिक अंतर क्या है मैं बता दूं। अकशेरुकी जंतु वो होते हैं जिसमें बैकबोन एक तरीके से दोस्तों क्या होता है, बैकबोन एक तरीके से अगर देखा जाए तो एब्सेंट होता है किसमें, अकशेरुकी जंतु। और कशेरुकी में बैकबोन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अकशेरुकी के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेट देखा जाए तो 5 होते हैं, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, बर्ड्स और मैमल्स। चलिए, तो इनमें से कौन सा मोलस्का, मोलस्का के जीव वो होते हैं जो सॉफ्ट बॉडी होती है। सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आया। तो सॉफ्ट बॉडी जिसकी होती है, और इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल भी पाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। तो घोंघा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ऑक्टोपस के ऊपर भी होती है, सीप के ऊपर भी होती है। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों दोस्तों क्या है, मोलस्का। लेकिन कनखुजरा जो है, कनखुजरा नहीं कनखजूरा, कनखजूरा देखने में बड़ा गंदा सा लगता है, बड़े सारे पैर होते हैं, इसकी पतला सा होता है, कान वन में भी घुस जाता है तो दिक्कत भी हो सकती है। बेसिन, नाली, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और ये इंसेक्ट बिलोंग करेगा गाइस कहाँ से, आर्थ्रोपोडा से। कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा मेरे भाई। कहाँ से बिलोंग करेगा, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि कीट वर्ग यहीं से संबंधित होते हैं। कीट वर्ग जो है वो यहीं से दोस्तों क्या है, संबंधित होते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। बताओ कोई दिक्कत, एनी डाउट? नेक्स्ट पे चले, आइए। सॉरी गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। नहीं भाई पोल नहीं लगेगा, मेरी दिवाली भी बहुत बढ़िया थी, आप लोग बताइए कैसी रही। पोल नहीं लगेगा। कह रहा लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं, कवक बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, शैवाल और मॉस, या केवल कवक? बताइए जल्दी से। चलिए भाई, तो आ गया जवाब आप सबका। आइए देखते हैं लाइकेन। लाइकेन पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लाइकेन बनता कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एल्गी और फंजाई, जब दोस्तों शैवाल और कवक, जब शैवाल और कवक दोस्तों आपस में मिल जाते हैं तो इसी कंबाइंड स्टेट को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। साथ में जीने मरने की जब कसम खा लेंगे
कि भैया अब हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, ये वाली कहानी। जैसे आप लोग की शादी वादी होती है, 7 जन्मों का बंधन बांध लेते हैं, उसी तरीके से जब लाइकेन और कवक 7 जन्मों की कस्में खा लें कि अब हम साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, तो इसे लाइकेन बोलेगा। और लाइकेन एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारा लिटमस पेपर वगैरह बनता है, परफ्यूम बनता है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, खाने का बहुत सारा फ्लेवर बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे होते हैं। चलिए, तो सही जवाब दोस्तों सहवाल और कवक, ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों एकदम सही जवाब है आपका। क्लियर है, एकदम सही जवाब है। जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया। चलो, लाइकेन 2 जगह पे ग्रो करते हैं, एक तो चट्टानों पर और एक पेड़ की छालों पर। चट्टानों पे जो ग्रो करता है लाइकेन, उसे बोलते हैं सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स, ठीक है। और जो चट्टानों पे नहीं बल्कि पेड़ की छाल पे ग्रो करेगा, बार्क ऑफ ट्री पे जो ग्रो करता है पेड़ की छाल पर, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। तो कार्टिकोल्स और सेक्सिकोल्स 2 आपके लाइकेन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक लाइकेन होता है चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। कुछ दिखा तो नहीं आपको? हाँ, ठीक है। एक्चुअल में वो असिस्टेंट थे हमारे, थोड़ा कुछ कोई दिक्कत आ गया था। तो कहने का मतलब सीधा सा है। चलिए, तो एल्गी और फंजाई जब आपस में मिल जाते हैं, सहवाल और कवक आपस में मिल जाते हैं, तो इसे हम दोस्तों लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, जरा ध्यान से आंसर देना है। लड़ो या मुड़ो हार्मोन किस अंतः ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष, एड्रीनल, थायराइड या हाइपोथैलेमस? वेरी नाइस क्वेश्चन, जल्दी से जवाब देना है। चलिए, तो लड़ो या मुड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं इसको? बहुत सारे लोग का कमेंट आया, ए, बहुत सारे लोग दे रहे हैं ए, कुछ लोग का बी भी आ रहा है, बी भी काफ़ी लोग का आया। तो सही जवाब तो दोस्तों बी हो जाएगा। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रीनलिन को। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई थी? पहले मैं आपको ये बता दूं, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, और एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। और इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्यों बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है, ये उत्तेजना वाली अवस्था को ले आता है। ठीक है ना? लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया एड्रेनलिन हार्मोन को क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है, उत्तेजना वाली अवस्था को ले आता है, हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, आंखों की पुतलियों को बढ़ा देगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों इंक्रीज कर जाती है किसमें? एड्रेनलिन हार्मोन के आने पर। ये निकलता कब है? तो जब आप किसी संकटकालीन स्थिति में होते हैं तभी ये निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है। जब आप किसी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होंगे तभी निकलेगा, और ये निकल के आपके हर एक चीज़ों को दोस्तों क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो सही जवाब एड्रीनल ग्लैंड। बाकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि अगर पूछा है तो पीयूष हो जाएगी। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ठीक है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि का मास्टर, मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा कहता है? आमाशय, यकृत, विक्रिया, अग्नाशय? जल्दी से कमॉन जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट दोस्तों, फटाफट आपको जवाब देना है। सोचिए, सोच के बताइए।
चलिए, एक्चुअली एक सर का बर्थडे था तो थोड़ा मिठाई उठाई लेके आ गए थे, तो बोले कि सर खा लीजिए। हमने कहा सर क्लास लेना, बोले सर 1 मिनट के लिए खा लीजिए। तो आप सब भी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। हैप्पी बर्थडे सर, जीवन सर है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन वाला हार्मोन। क्या करता है ये? ध्यान रखिए, अधिक मात्रा में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो कहने का मतलब सीधा सा है, अधिक मात्रा में जब भी ग्लूकोज आपके अंदर होती है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम दोस्तों किसका होता है? इंसुलिन का होता है। कभी कभी इंसुलिन कम हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको डायबिटीज नामक बीमारी नामक हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सही जवाब अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर की एकमात्र मिक्सोक्राइन ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को बनाने का दोस्तों काम करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आमाशय, यकृत, अग्नाशय, आदि। कमेंट करिए फटाफट, सस्ता क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। इसका भार अगर आप देखेंगे तो अप टू 1500 ग्राम तक होता है। याद रखिएगा, ये एक पाचक ग्रंथि नहीं है। सबका जवाब सही है, यह एक पाचक ग्रंथि नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लीवर से दोस्तों कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होती, इसलिए एक पाचक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। बाकी सबके बारे में आप जानते हैं। वयस्कों में निम्न में से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः विकसित होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। गुर्दा, अमाशय, यकृत या फेफड़ा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग लगाइए, जवाब तुरंत मिल जाएगा आपको। क्या जवाब हो जाएगा इसका? जल्दी से बताओ। वयस्कों में निम्न में से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः विकसित हो सकता है? गुर्दा, अमाशय, यकृत, फेफड़ा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक में सबसे ज्यादा रिजनरेशन होता है और एक में सबसे कम रिजनरेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिजनरेशन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा रिजनरेशन दोस्तों जो होता है ये हमारे लीवर में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा रिजनरेशन की पावर अगर देखी जाए तो दोस्तों लीवर में होती है। क्यों लीवर में होती है? क्योंकि लीवर में सेल डिवीजन ज्यादा है। पहली बात, सेल डिवीजन ज्यादा है, कोशिका विभाजन ज्यादा है, और दूसरा वहां पे एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है कूफर सेल, और इस कूफर कोशिकाओं के कारण यकृत में पुनः निर्माण की क्षमता पाई थी। लीवर काट दो, नया लीवर बन जाएगा भाई। 60% लीवर अगर है, 40% लीवर काट के डोनेट कर दो, तुम्हारे अंदर 100% लीवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन की जो क्षमता है वो एक तरीके से लीवर में क्या है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है। आइए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? जल, आरबीसी, प्लेटलेट्स या शर्करा की? बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता भाई। सोचिए, चल भी रहा है डेंगू का सीजन इस समय।
पहली बात तो डेंगू एक कैसी बीमारी है ये आपको पता होना चाहिए। तो डेंगू इज अ वायरल डिजीज। डेंगू कैसी है बाबू? तो डेंगू एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। एक वायरस से होता है जिसका नाम है डेन वायरस। लेकिन ये डेन वायरस पाया कहाँ जाता है? अपने से तो फैलेगा नहीं। तो एक्चुअल में इसको फैलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक मच्छर के पास है, और उस मच्छर का नाम है फीमेल एडीज। देखिए मादा मच्छर ही रोग फैलाती है, क्योंकि मादा मच्छर ही खून पीती है, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। मादा एडीज मच्छर इसको फैलाने का काम करती है। और याद रखिएगा डेंगू में दोस्तों प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंगू का वायरस जो होता है ये प्लेटलेट्स को खाने का काम करता है। ठीक है, तो अब प्लेटलेट्स कम होगा तो हाई फीवर, तेज, जैसे गाड़ी में मोबिल कम तो गाड़ी हीट करेगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी है। ब्लड की मात्रा मोबिल तुम्हारी कम, प्लेटलेट्स कम तो गाड़ी हीट, तुम्हें बुखार आ जाएगी, बहुत तेजी से बुखार, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसमें ठंड भी लगती है। ठीक है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन। जब कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, एपिजूटिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं? कम ऑन गाइस, तेजी से जवाब देना है, फटाफट जल्दी से। चलिए, तो आसान सा क्वेश्चन है। जब कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाए, जैसे कोरोना, कोरोना आपने देखा था कि बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों फैला हुआ था, बहुत ही बड़े लेवल पे। और जब कोई भी रोग दोस्तों एक बड़े लेवल पे फैल जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। क्या बुलाएंगे उसको? हमेशा पैंडेमिक बुलाते हैं। एंडेमिक जो होता है ना, एंडेमिक स्थानिक होता है, एक जगह पे लोकल होना। एक जगह पे लोकल लेवल पे अगर कुछ चीज़ फैली है तो उसे दोस्तों हम हमेशा क्या बोलेंगे? उसे हम हमेशा एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक जब एंडेमिक से ऊपर और पैंडेमिक से कम होता है। ठीक है ना। एपिजूटिक मतलब किसी एक बड़े लेवल पर किसी एनिमल वायरसेस का फैल जाना, ये एक तरीके से एपिजूटिक कहलाता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सा रोग लॉकजा के नाम से जाना था? काली खांसी, गैंग्रीन, टिटनेस या सिंगल्स? बढ़िया बीमारी है, नाम तो अच्छे लग रहे हैं बीमारियों के। फिलहाल जवाब दीजिए, क्या इसका दोस्तों जवाब हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद कमेंट करिए। आप लोग आपस में बात भी बहुत करते हैं, बात बिल्कुल नहीं करनी है गाइस। चलिए, बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था कि लॉकजा नाम से किसे जाना था? लॉकजा, काली खांसी को जानते हैं, गैंग्रीन को, टिटनेस को या सिंजल्स को? देखिए सिंजल्स वगैरह जो होता है ये वायरल डिजीज है। गैंग्रीन जो होता है ये भी एक तरीके से वायरल डिजीज भी है। इसके अलावा गैंग्रीन गैस भी आजकल पॉइजनस बनाई गई है। काली खांसी को तो कुकुर खांसी कहते हैं। काली खांसी को क्या बोलते हैं? कुकुर खांसी कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि कुकुर खांसी किससे होने वाली बीमारी है। सही जवाब टिटनेस हो जाएगा। लॉकजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जबड़े बंद हो जाते हैं और पेशियों में अकड़न आ जाती है।
इसमें जबड़े बहुत तेजी से बंद होते हैं। जंग लगे लोहे में एक बैक्टीरिया पाया था जिससे होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। इसमें जबड़े बंद जाते हैं और पेशियों में अकड़न आ जाती है, इसीलिए इसको लॉक जा कहते हैं। आपको बताना है कुकुर खांसी किससे होने वाली बीमारी है, कमेंट करना फटाफट जल्दी से। कुकुर खांसी किससे होने वाली बीमारी है दोस्तों, कमान। आसान सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताना। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कुकुर खांसी जो है ये दोस्तों किससे होने वाली बीमारी है, ये मैंने आपसे पूछा था। चलिए बहुत सारे लोग का जवाब भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुकुर खांसी एक बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। किस बैक्टीरिया से होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि कुकुर खांसी या काली खांसी जो है ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बोर्टेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से दोस्तों होता है। किससे होता है, तो बोर्टेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। बोर्टेला पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, बोर्टेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा दिन विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 जनवरी, 16 सितंबर, 1 दिसंबर या 24 मार्च। तपेदिक दिवस का मतलब मैं बता दूं आपको, टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। तपेदिक दिवस 24 मार्च, याद रखिएगा 24 मार्च, 24 ऑफ मार्च को एक तरीके से टीबी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। तो टीबी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे की कहानी। तपेदिक दिवस क्यों मनाया जाता है पता किसी को? सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी, बहुत सारी क्लास में बताया। तपेदिक दिवस, तपेदिक होने वाली बीमारी एक बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी होता है। 24 मार्च 1993-94 के आसपास एक डॉट प्रणाली शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। डॉट का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। गांव-गांव में बूथ बनाए गए थे और उस बूथ में टीबी के पेशेंट को रखा। 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही थी, पकड़ के घसीट के ले आते थे बूथ में और उसको तुरंत इलाज करके क्वारंटीन करके दवा खिलाते थे। जब सही हो जाते थे तब घर भेज देते थे, ठीक है। तो इसलिए डॉट प्रणाली एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट पूछता है किस रोग के उन्मूलन के लिए था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करिए, बात मत करिए। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव, रुधिर, रुधिर वाहिनियां, लसिका या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की? विलियम हार्वे, याद रखिएगा। किसने खोजा था?
विलियम हार्वे ने सबसे पहले किसने खोजा? तो विलियम हार्वे ने खोजा। इस बात को याद रखिए। परिसंचरण तंत्र का मतलब मैं आपको बता दूं, परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब बहने वाला, मतलब हमारे शरीर के भीतर चारों ओर जो बह रहा है, बह क्या रहा है? लिक्विड ब्लड। तो परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के चारों ओर रक्त के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। लसिका WBC है, रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को, जैसे आर्टरी वेंस, कैपिलरीज, ये क्या करती है? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वापस आना, और ये होता है ब्लड। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, और ऑलमोस्ट सबका जवाब सही आया। जोक अपने शिकार से लगातार रक्त को चूसता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे वो शिकार के शरीर में छोड़कर लगातार रक्त को प्राप्त करता है? हिपैरिन, विटामिन के, हेरोडिन या इंसुलिन? क्यों? क्योंकि लगातार ब्लड तो ले नहीं सकता, क्योंकि ब्लड तो जम जाएगा भाई। तो ऐसा क्या उसके अंदर, शिकार के अंदर डालता है अपने, जिससे वो ब्लड को आसानी से चूस सकता है और ब्लड जमता नहीं है? ये मैंने पढ़ाया भी था आपको और बताया भी था। जल्दी से बताइए। चलिए वो बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपको मैंने एक और चीज बताई थी लीवर के बारे में, कि लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है दोस्तों हिपैरिन, और यही हिपैरिन हमारे शरीर के भीतर ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जोक की बात हो रही है, कुछ लोग हिपैरिन लगा रहे थे इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग का सही जवाब भी है। सही जवाब हो जाएगा हेरोडिन। हेरोडिन भी हिपैरिन के तरीके से क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन है। ये क्या करती है? ब्लड को जमने नहीं देती है। एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन है ये, और ये ब्लड को जमने नहीं देगी। तो ये प्रोटीन जब जोक अपने शिकार के अंदर डाल देगा तो शिकार का ब्लड जो है वो नहीं जमेगा, और जब जमेगा नहीं तो आसानी से चूस के पीता रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। नमक डाल दे, जोक जानते हैं ना, नमक वमक डालने से सिकुड़ जाता है, तुरंत पानी छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन सी, मोलस्का, एनिलिडा के जंतु होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उसे एकत्र होने से बचाती है श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, दोनों, या प्लेटलेट्स? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है शरीर की मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उसे एकत्र होने से बचाती है। जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उसे एकत्र होने से कौन बचाता है? तो याद रखिएगा फैगोसिटिक नेचर की आपकी होती है WBC, और WBC 5 प्रकार की होती है। मैं बता देता हूं कौन है उसमें से। एक है इयोसिनोफिल्स, एक है इयोसिनोफिल्स, एक है बेसोफिल्स, एक है न्यूट्रोफिल्स, एक है मोनोसाइट, और एक है लिम्फोसाइट। एक है लिम्फोसाइट, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है फैगोसिटिक नेचर की होती है बाबू, याद रखिएगा। किस नेचर की होती है? फैगोसिटिक नेचर की। फैगोसिटिक नेचर दूसरी चीजों को पकड़ के सीधे खा जाना। तो सही जवाब ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अगला नहीं है क्या भाई? अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों देता हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि मेरे भाई उत्कर्ष दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर केवल आपके लिए चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी है 3 महीने। रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। तो भैया इस दिवाली पर आप लोग समझिए कि बहुत बड़ा तोहफा है आप सबके लिए।
और इस कोर्सेज के जरिए आप अपने सपनों को एक अच्छा उड़ान दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव जो क्लासरूम का मैटर चल रहा है, होता है ना, जो क्लासेस चलती हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसका लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। तो एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके लिए और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। टेस्ट सीरीज देख रहे हैं कौन सी चल रही है? आरपीएससी फर्स्ट ईयर टीचर पेपर फर्स्ट, नॉर्सेट, रीट का, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी, विजय यात्रा टेस्ट सीरीज, राजस्थान पशु परिचय एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज, तो सारी चीजें चल रही है दोस्तों। WWF का पशु प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? डॉल्फिन है, कंगारू है, चीता है, जाइंट पांडा। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 1962 में इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड ग्लैंड में दोस्तों हुई थी। पर्यावरण के लिए एक तरीके से है ये। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो WWF का पशु प्रतीक चिन्ह हमने बताया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसे बुलाते हैं दोस्तों। और इसका पशु प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो जाइंट पांडा है दोस्तों, याद रखिएगा क्या होता है। तो जाइंट पांडा इसका पशु प्रतीक चिन्ह है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा को कंजर्व करने का मामला आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया था, याद रखिएगा। ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए, पर्यावरण के अच्छे से उपयोग करने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए एक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी, जिसे अर्थ आर या पृथ्वी काल भी नाम दिया गया था। 2007 से शुरू किया गया था ये आंदोलन, अर्थ आर या पृथ्वी काल इसे कहा गया। इसके तहत क्या कहते थे कि मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 घंटे लाइट बंद कर देते थे, पूरे विश्व की लाइट बंद करते हैं, जिससे कि एक प्रतीक माना जाता है कि इससे एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो सही जवाब 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंग वाले गैंडे की प्रजातियों का संरक्षण कहाँ किया गया? काजीरंगा, कॉर्बेट, मानस या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान? जल्दी से बताइए फटाफट में क्या जवाब है। एक सिंग वाले गैंडे, सबकी एक एक विशेषता होती है। एक सींग वाले गैंडे की क्या विशेषता है? चलिए भाई, एक सींग वाले गैंडे की प्रजातियों को कहां पर संरक्षित किया गया? अगर ये देखा जाए दोस्तों तो आप सबको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। कॉर्बेट हमारा जो है दोस्तों ये पहला है, हेली नेशनल, रहेली, रामगंगा, बहुत सारा नाम है इसका। मानस हाथियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी एक तरीके से पुराना है। तो अगर देखा जाए एक सींग वाले गैंडे, तो एक सींग वाले गैंडे दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी साइलेंट वैली भारत के किस भाग में पाई थी? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? बढ़िया क्वेश्चन है। शांत घाटी भारत के किस भाग में पाई जाती है? जल्दी से बताइए। शांत घाटी भारत के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि शांत घाट है साइलेंट वैली जो है ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, जैव विविधता का एक अच्छा खासा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट में, केरल राज्य में जो स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे पाई जाती है? केरल राज्य में। जैव विविधता के मामले में दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी बहुत सारे लोगों का सही है। तो वेस्टर्न घाट जैव विविधता के मामले में एक तरीके से क्या है, अव्वल दर्जे पर हमारे देश में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कटक, राजमुंदरी, मनीला या न्यूयॉर्क? जल्दी से बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कटक, राजमुंदरी, मनीला या न्यूयॉर्क? चलिए बहुत बढ़िया।
तो देखा जाए कटक, राजमुंदरी, मनीला या न्यूयॉर्क, तो याद रखिएगा ये दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो फिलीपींस में बताया जाता है। IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों अगर देखा है तो ऑप्शन ई एक बना लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग जवाब दे रहे हैं एक और ऐड कर दीजिए फिलीपींस। भारत का देखा जाए अगर कहाँ पे स्थित है तो भारत का एक तरीके से कटक में भी स्थित है, हैदराबाद में भी स्थित है, लेकिन एक और ऑप्शन बना लीजिएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस ने गोल्डन राइस का एक तरीके से जो गोल्डन राइस को प्रोड्यूस करने वाला था वो फिलीपींस ही था। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी दोस्तों का आता है, तो एक पांचवा ऑप्शन फिलीपींस ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये स्थित कहाँ पे, फिलीपींस में। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नागपुर, सिकंदराबाद या नई दिल्ली? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझसे वाइवा में एक बार पूछा भी गया था कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नागपुर, सिकंदराबाद या नई दिल्ली? तो चलिए मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये स्थित है आपके नागपुर में। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। चलिए तो आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, अगली क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।